नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि आज इंडियन नेवी को ऑफिशियली पहली विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर को डिलीवर कर दिया गया है। आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे कि प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंदर बनने वाले डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी के सबसे नए और सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं। इनकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लगभग 8000 टन के आसपास होने वाली है, और इसमें लगभग 32 बैरिकेड मिसाइल के साथ 16 एडिशनल वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद होने वाले हैं, जिसमें हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आज हम इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले, लेकिन आप इसको इंडियन नेवी की अब तक के सबसे खतरनाक हेवीली आर्म्ड वॉरशिप्स कह सकते हैं। प्रोजेक्ट 15B के अंदर इसकी लीडशिप यानी कि INS विशाखापट्टनम को 12 अक्टूबर 2013 में बनाना शुरू किया गया था और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और पिछले 1 या 2 सालों से इसकी सी ट्रायल वगैरह चल रही थी और उम्मीद किया जा रहा था कि INS विक्रांत और INS विशाखापट्टनम को एक ही बार में नेवी में कमीशन किया जाएगा। लेकिन अभी INS विशाखापट्टनम को पहले नेवी में डिलीवर कर दिया गया है और इसी क्लास की बाकी 4 शिप्स अभी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से INS विशाखापट्टनम पहला वॉरशिप्स होने वाला है, और इसके बाद इसकी सिस्टर शिप्स के तौर पर INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS पोरबंदर को बनाया जाने वाला है, जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी अलग अलग स्टेज में चल रही है। और उम्मीद किया जा रहा है कि INS मुर्मुगांव को भी सितंबर 2022 तक इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी बचे 2 वेसल को 2024 के बाद डिलीवर किया जाएगा, जिनमें से एक को शायद 2024 में और एक को 2025 में डिलीवर किया जाएगा। इन वेसल के शामिल होने के बाद ये इंडियन नेवी की फायर पावर को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है, और स्पेशली मुझे लगता है कि INS विशाखापट्टनम को अभी हमारी ईस्टर्न फ्लीट में इंडक्ट किया जाएगा और इसको INS विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की लीड डिस्ट्रॉयर के तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा। अगला अपडेट यूएस और चाइना को लेके है। आप सब जानते हैं कि चाइना की तरफ से अभी काफी जल्दी अपनी J-20 को पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, और इसको अभी बेहतर बनाने की कोशिश भी किया जा रहा है। अब J-20 की डेवलपमेंटल हिस्ट्री काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मानना है कि चाइना ने F-35 की डाटा को कॉपी करके J-20 को बनाया था, लेकिन कुछ साल पहले यूएस में एक J-20 फाइटर जेट को देखा गया था, और लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज के मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना में यूएस मरीन कॉर्प्स की ऑक्सिलरी लैंडिंग ग्राउंड में एक J-20 को देखा गया है। जब से इमेज वायरल हुआ है तब से ये सवाल किया जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना की तरफ से यूएस के F-35 की डाटा को चुराकर J-20 को बनाया गया था, यूएस भी उसी तरीके से J-20 को बना रहा है, क्योंकि जिस फील्ड पर अभी J-20 को देखा गया था ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां पर नॉर्मली कैरियर बेस्ड ऑपरेशन का प्रैक्टिस किया जाता है। अब इस पर चाइनीज एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो मॉडल अभी यूएस में देखा जा रहा है वो काफी हद तक J-20 के साथ सिमिलर है, लेकिन कुछ चीजें जो कि दोनों में थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएस के पास F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट होने के बावजूद भी वो J-20 को ऑपरेट करना क्यों चाहता और J-20 को क्यों बना रहा है। अब ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है जहां पर यूएस की तरफ से एक अलग ही फाइटर जेट को तैयार किया जाता है, जो कि यूएस ओरिजिन का फाइटर नहीं होता है। और पहले भी ये रूमर सामने आ चुका था कि यूएस की तरफ से अभी Su-57 का एक मॉडल को बनाया गया था, जिसको एरिया 51 के आसपास देखा गया था। और इससे पहले भी ये सुनने को मिल चुका था कि यूएस की तरफ से अभी Su-27 के एक मॉडल को लेकर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसे तब डिसिमिलर एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज को करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। नॉर्मली जितने भी यूएस ओरिजिन फाइटर जेट होते हैं उनको अपनी वीवीआर एंगेजमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया होता है, और रशियन जेट की बात करें तो इनको अपनी मैन्युवरेबिलिटी को बेस करके या स्पीड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया होता है। और इसी वजह से जो रशियन जेट होते हैं वो ज़्यादा मैन्युवरेबल होते हैं, और जो यूएस ओरिजिन फाइटर जेट होते हैं उनकी वीवीआर कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो जब भी इन दोनों ओरिजिन से एक एक जेट आमने सामने आते हैं तो किसी ना किसी के पास कुछ हद तक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होता रहता है, क्योंकि जब यूएस पायलट ट्रेनिंग करते हैं तो वो सभी यूएस ओरिजिन फाइटर जेट के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, और साथ ही जब रशियन ओरिजिन फाइटर जेट अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो वो भी रशियन जेट के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, जो कि लगभग सेम ओरिजिन के फाइटर जेट होते हैं। लेकिन असल में जो लड़ाई होती है वहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के फाइटर जेट आमने सामने आते हैं, और इस कैटेगरी की फाइट को जब सिमुलेट किया जाता है तो उसको डिसिमिलर एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग कहा जाता है। अभी अगर J-20 की बात करें तो इसको अब तक उड़ते हुए नहीं देखा गया है, तो डाउट किया जा रहा है कि सिर्फ एक फुल स्केल की मॉडल है।
अब अगर ये सिर्फ एक मॉडल है तो इसको मे बी यूएस की तरफ से J-20 की एक ओवरऑल आइडिया को या RCS को मेजर करने के लिए बनाया गया है, या फिर अगर ये उड़ता भी है या फिर इसको सीक्रेटली यूएस की तरफ से टेस्ट किया जाता है तो मे बी इसके साथ यूएस अपनी एयरक्राफ्ट को भी टेस्ट कर रहा होगा, जिस तरीके से वो पहले रशियन जेट के साथ टेस्ट कर रहे थे। और यूएस अपनी एयरक्राफ्ट के साथ J-20 के इस मॉडल को टेस्ट करके ये देख रहा होगा कि अगर इन दोनों में आमना सामना होता है तो यूएस पायलट्स को किस तरीके से इसको टैकल करना है या फिर किस तरीके से J-20 के साथ एंगेज होना है। अगला अपडेट AK-47 को लेके है। AK-47 फायरआर्म इंडस्ट्री में काफ़ी जाना पहचाना नाम है और एक ट्रस्टेड वेपन है। दुनिया भर के कई देश इसको ऑपरेट करते आ रहे हैं और इंडियन आर्मी में भी काफ़ी मात्रा में AK-47 या AK सीरीज के वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी इंडियन आर्मी अपनी इंसास को भी AK-203 राइफल से रिप्लेस करने का फैसला कर चुकी है। लेकिन वर्तमान इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किए जा रहे AK-47 या AK सीरीज के बाकी राइफल्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, क्योंकि AK-47 या ऐसी सीरीज की बाकी जो भी राइफल है वो काफ़ी पुराने डिज़ाइन के राइफल है और उसमें मॉडर्न डिज़ाइन के अटैचमेंट को इजीली फिट नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से अभी मार्केट में AK को मॉडिफाई करने के लिए लगभग अलग अलग कंपनी की तरफ से किट आने लगे हैं। अब इंडियन आर्मी की तरफ से प्लेस किए गए टेंडर में इजराइल की एक कंपनी फैब डिफेंस और एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ट्रिपल्स डिफेंस की तरफ से पार्टिसिपेट किया जा रहा था। और अभी पता चला कि इस टेंडर में इजरायली ओरिजिन कंपनी के बदले इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रिपल्स डिफेंस की AK मॉडिफिकेशन किट को पसंद किया गया है और इसको L1 बिल्डर घोषित किया गया है। अभी बस लिमिटेड नंबर में इस ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जहां पर मे बी 24 के आसपास अपडेटेड किट को ऑर्डर किया जाएगा, लेकिन आगे चल के इसकी मास ऑर्डर को भी प्लेस किया जाएगा जो कि ट्रिपल्स डिफेंस को मिलने वाला है। अभी AK के अलावा ट्रिपल्स डिफेंस की तरफ से अभी ड्रैगनऑफ को भी अपग्रेड करने के लिए किट को ऑफर किया गया था, जिस पर हमने पहले एक डिटेल वीडियो बना रखा है और जहां तक मुझे बताया जा रहा था कि उसको अभी नॉर्दर्न कमांड के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेके है। अब जैसे कि भारत के सामने अभी एक टू फ्रंट का सिचुएशन है, जहां पर एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है और आज नहीं तो कल हमको एक टू फ्रंट का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच पिछले कुछ महीनों से हमारा जो पूरा फोकस रहा है वो पाकिस्तान से हटकर चाइना पर शिफ्ट हो चुका है और अभी हम हमारी सभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को चाइना को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय करने वाले हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के खिलाफ असल में अब एक बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है और जिस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से अभी एक साथ मिलकर अपनी सभी रिसोर्सेज को भारत के खिलाफ डिप्लॉय करने की कोशिश किया जा रहा है और वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर रहे हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो भारत को अपने रिसोर्सेज को चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ डिवाइड करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए चाइना और पाकिस्तान अभी भारत को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की तरफ से पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को भी लीपा और नीलम वैली में लाया गया था, जहां पर उनको जिहादियों की तरफ से या सुरों की तरफ से जिस रास्ते से POK से भारत में घुसपैठ किया आता है उन रास्तों को दिखाया गया था और ये सभी सितंबर के महीने में किया गया था, जहां पर 40 के आसपास पीपल लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर को लीपा और नीलम वैली में लाया गया और इन 40 लोगों को 2 अलग अलग टीम में डिवाइड करके यहाँ पे लाया गया था। अब सुअरों के द्वारा भारत में घुसपैठ करने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है उनके अलावा चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट और बंकर वगैरह भी स्टडी किया गया था और POK रीजन में पाकिस्तानी आर्मी के पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उन सभी को भी स्टडी किया गया था। अब ये सब बातें एक तरफ ही इशारा करती है कि चाइना की तरफ से भी POK रीजन में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को शुरू करने की कोशिश किया जाने वाला है और पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को बेहतर बनाने का प्लान किया जा रहा है ताकि किसी भी लड़ाई में पाकिस्तान भारत के मुकाबले वहां पे कमजोर ना पड़े। और जिस तरीके से चाइना तिब्बत में कर रहा है ठीक वैसे ही POK रीजन को भी वो करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आगे चल के पाकिस्तान की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इससे भारत को खास परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।